देखो बच्चे, आज का जो टॉपिक है ना वो है थर्मल रेडिएशन। हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट में ट्रांसफर ऑफ हीट में दो चीजें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या था? कन्वेक्शन। और थर्ड प्रोसेस है हमारा रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब क्या? सबसे पहली बात, रेडिएशन का मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस को या मेटल सरफेस को आप धूप में रखो, सन में रखो, तो उसके ऊपर के पोर्शन में आपको कुछ हल्की हल्की सी एक वाइब्रेशन दिखती है। हाँ या ना? तो वो वहां पे अगर आप टेम्परेचर को मेजर करो ना, तो आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर वहां मिलता है। तो हम कहते हैं कि ये जो मेटल की शीट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रही है और रेडिएट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो गर्म तो हो ही रहा है, साथ साथ ऊपर उसके सरफेस के ऊपर थोड़ी सी टेम्परेचर भी हमें मिल रहा है। तो टेम्परेचर क्यों मिल रहा है भाई? मीडियम में तो कोई इफेक्ट आता नहीं है टेम्परेचर का, रेडिएशन का। तो कहीं ना कहीं वहां से क्या निकल रहे होंगे? वहां से एनर्जी रेडिएट कर रही होगी। तो उसे कहते हैं हम, बिकॉज ऑफ थर्मल, दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन आपने और भी बहुत जगह पढ़ा है। आपने जो हैवी मटेरियल होते हैं जैसे यूरेनियम, यूरेनियम को आप एटमॉस्फेयर में रख दो तो क्या होगा? वहां से रेज इमिट करेगी, रेडिएट करेगी। वो भी क्या है आपका? वो भी एक टाइप का रेडिएशन ही है। ठीक है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियस रिएक्शन। तो इसलिए वो क्या आ जाता है? वो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन हो जाता है, एटॉमिक लेवल पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे किसकी वजह से होता है? यहाँ पे थर्मल की वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसके। मैंने पहले से आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि हमें ज़्यादा टाइम इस पे ना वेस्ट करना पड़े। देखो, पहला, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। अब देखो, थर्मल रेडिएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपको क्या लगता है कि किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तुरंत वो रेडिएट कर जाता है? आपको ऐसा लगता है क्या? नो सर, हमने वो कहा पहले हीट ट्रांसफर होती है फिर उसके बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हीट ट्रांसफर नहीं होती है। हमने कहा ये मान लो हमारा एक मेटल सरफेस है, ठीक है? तो जो भी रेडिएशन आ रही है, जो भी एनर्जी आ रही है, वो इसके सरफेस पे आ रही है। ठीक है, और सरफेस पे आते ही जो ऊपर के पार्टिकल हैं, सबसे पहले वो एनर्जी पा रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी पा रहा है। तो इनके अंदर भी जब एनर्जी पाते हैं ना ये, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी पाते ही ये ऊपर की ओर रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये एनर्जी पाते हैं तो इनके पास इनको एनर्जी मिल जाती है मूव करने के लिए। आप ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा है, वो अभी आराम से बैठा हुआ है, बेचारा एक दिन से खाना नहीं पाया है, आप ऐसे समझो, या अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वो अपना एनर्जी लॉस नहीं कर सकता। अब उसे मैंने भरपेट खाना दे दिया, क्या होगा? वो दौड़ना स्टार्ट करेगा तुरंत। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी मिल गई। वो मोशन में आ जाएगा, खेलना स्टार्ट करेगा। अब उसे थकान नहीं लगेगी तब तक जब तक कि वो पूरी एनर्जी वेस्ट ना कर दे, खत्म ना कर दे, फिनिश ना कर दे। होगा ऐसा? तो ऐसे यहाँ भी होता है। और हर एक की पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको आप खाना दो तो वो तुरंत नहीं मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमने उसी अमाउंट का खाना दिया, बट वो मोशन में नहीं आते। हाँ या ना? हाँ, मैं कह रहा था कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं। ढीठ इन द सेंस मतलब उन्हें मैं एनर्जी तो दे दूंगा लेकिन वो बैठे रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। आप वो एनर्जी एज खाने के रूप में भी समझ सकते हो,
आप वो एनर्जी एज ए मेरा डांटना भी समझ सकते हो कि मैं क्लास में बैठा हूँ और मैंने किसी बच्चे को कहा कि चलो खड़े हो जाओ या चलो ये काम कर डालो, तो कुछ होंगे बहुत ओबीडियंट होंगे, पटाख से उठेंगे काम कर डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें जब तक मैं डांटूंगा नहीं, पूरी एनर्जी से नहीं बोलूंगा, तब तक वो नहीं उठने वाले। ऐसे यहाँ भी होता है। अगर इसे एनर्जी मिल रही है तो जो ऊपर फ्री होता है ना, वो सबसे पहले रेडिएट कर जाता है यहाँ से। बट जो अंदर के होते हैं उन्हें, उनके लिए क्या होता है, वो ऐसे इस तरीके से यहाँ से उठते तो हैं, लेकिन उनके पास उतनी अमाउंट की एनर्जी नहीं होती कि ये पूरी तरीके से बाहर आए। तो जैसे ही थोड़े से ऊपर आते हैं, जो यहाँ पे फोर्स जो बाकी पार्टिकल है, इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से उसको वापस खींच लेते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते। उसको उतनी एनर्जी चाहिए कि वो उससे पार कर जाए। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था स्केप, मतलब जब तक इसको स्केप एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी या रेडिएशन नहीं मिलेगा, तब तक ये इस मेटल शीट को छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कोशिश करे, वो कोशिश करेगा, मेटल सरफेस के इस पॉइंट तक आएगा, फिर से ये यहाँ पे इसकी एनर्जी पहुंचते पहुंचते खत्म, ये वापस फिर आ गया इसी मेटल शीट पे। ठीक है ना? तो ये इंटरनली ये प्रोसेस आपका चला करता है। तो इस तरीके के रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, जनरेट हो रहा है? ये हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया थर्मल रेडिएशन। ठीक है। अब इसका वेवलेंथ, भाई आप जानते हो ये एनर्जी के फॉर्म में होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला है। तो कोई भी एनर्जी होगी तो वो अपने साथ एक वेवलेंथ को रखेगी। तो इसकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो 8 इंटू 10⁻, आप ऐसा समझो कि 10⁻7 मीटर से लेकर, या 10⁻⁻4 मीटर से लेकर, और 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होता है। अब मिलीमीटर आपको पता है इसका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻3, मतलब इससे थोड़ा सा और नीचे जब जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फोटॉन्स को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? तो ये आप इसको याद रखो, ये अभी उतना अच्छे से तो क्लियर नहीं हो सकता आपके लिए। ये क्लास 12th में जब आप रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी हम इसके लिए वेट करेंगे, सिर्फ आप इस रेंज को याद रखो कि 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 के बीच में होता है। तो इसके बीच में लगभग कितना, 10⁻3 का चेंज आ रहा है। ठीक है। अब आगे देखो, ऑल ऑब्जेक्ट above 0 केल्विन radiated above 0 केल्विन radiated थर्मल एनर्जी कंटिन्यूअसली। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, 0 केल्विन। जीरो केल्विन मीन्स, आपको पता है कि 0 केल्विन सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है पूरे यूनिवर्स में। अगर हम बात करें, मेरे पास एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में, क्या ये रेडिएशन एमिट कर रहा है? क्या लगता है आपको? यस सर। कैसे? बट बहुत सर, बहुत ज्यादा कम कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा? ज्यादा एक्सेप्शनली कम, बहुत ज्यादा कम होगी बट कर रहा है हम्म। कम। कैसे? देखो सबसे पहली बात तो सर हम्म, बताओ बताओ। सर मतलब मतलब मेरे हिसाब से तो करेगा बट बहुत ज्यादा कम करेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशन एमिट करता है बट बहुत कम, नेग्लेजिबल कह सकते हैं बट कर तो रहा है। कर तो रहा है ये, लेकिन इसको समझते हैं कैसे कर रहा है। पहले मैंने माना कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं हो रहा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ही है लगभग काफी टाइम से।
तो इसके चेंज ना होने की वजह क्या है? मे बी जितनी एनर्जी से मिल रही है इस ऑब्जेक्ट को, जितनी एनर्जी मिल रही है वो पूरी की पूरी ये रेडिएट कर रहा हो सकता है ना, इसीलिए इसका टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक टाइम पे दोनों काम कर सकता है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वो साथ ही रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे भी दो तरीके की बातें आती हैं। एब्जॉर्ब करना और एमिट करने में अगर मैं रेशियो चेंज करूं तो आप प्रेजेंट टाइम में इसको टच करोगे, विंटर का टाइम है तो ये ठंडा लगता है हल्का, मेटल शीट, कोई भी मेटल शीट को टच करो बहुत ठंडी होती है, और वही गर्मी में टच करो उसे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। ऐसा होता है ना? तो दोनों में फर्क क्या है? देखो मैं फर्क बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है, क्यों ऐसा होता है। पहले तो ये समझते हैं, हमने एक शीट मान ली ये है, ठीक है। इस शीट को मैंने एनर्जी दी, और मैंने कितनी एनर्जी दी? मैंने इसे 100 यूनिट एनर्जी दी, और 100 यूनिट एनर्जी देने पे इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को 60 यूनिट एनर्जी रेडिएट कर दिया। तो ऐसा करने पे बताओ इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज करेगा या डिक्रीज करेगा? और सर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा और कैसे करेगा? क्योंकि सर सर क्यों? क्योंकि सर ये, क्योंकि वो 100 यूनिट ले रहा है, उसमें से 60 यूनिट दे रहा है, बट 40 यूनिट तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना, यस, एमिट उस 60 कर रहा है उसमें बिल्कुल से। सही है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब देखो दूसरा प्रोसेस, यहाँ पे मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। मैंने इसको 60 दिया, 60 यूनिट इसको मैंने हीट दी, और ये यहाँ से 100 यूनिट रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है। देन इस केस में इसका टेम्परेचर कैसा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। मतलब इस सिचुएशन में ये क्या, इसको अगर आप टच करोगे तो ये कैसा लगेगा? ये ठंडा लगेगा। और इस कंडीशन में आप टच करोगे तो आपको कैसा लगेगा? गर्म लगेगी। ठीक है ना? अच्छा, एक अगली बात और, रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से रेडिएशन करा सकते हैं सिस्टम को? देखो समझो, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन दोनों की फिनोमिना को एक साथ बता रहा हूं यहाँ पे। मैंने कहा एक बॉडी ये है फिर से, और इसका टेम्परेचर मान लिया हमने 310 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी बॉडी मैंने ली, इसका टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिया। तो ये वाली बॉडी क्या होगी? इसको कहेंगे हॉट बॉडी, इसे कहेंगे कोल्ड बॉडी। अब अगर इसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कितना है? 310, और अगर मैं इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दूं, और इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं 310 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो दोनों सिचुएशन में कैसी फिनोमिना होगी? इस पहले सिचुएशन में, सर हाँ सर एक में एमिशन होगा और एक में एब्जॉर्प्शन होगा। यस, इस वाले पहले वाले फिनोमिना में, पहले वाले कंडीशन में ये क्या करेगा? ये एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, और दूसरे वाले फिनोमिना में ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारी चीजें, ये दोनों का दोनों प्रोसेस एक साथ एक टाइम पे हो सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा गया कि 0 केल्विन के अबव कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आपका सेकंड पॉइंट,
all object above 0 Kelvin radiated thermal energy continuously. ठीक है, अब देखो अगला, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। यस बिल्कुल, आपके सामने सीधा सा एग्जांपल है, सन से लाइट अर्थ पे आती है, किस मीडियम से, वैक्यूम से आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है, मतलब बिल्कुल सही है। फिर अगला है इसका कि ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन एंड फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको अभी डिस्कस करेंगे आगे। वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि इसे हम कहते हैं, जो भी रेडिएशन होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर 7th पॉइंट आपका, थर्मल रेडिएशन डू नॉट इफेक्ट द मीडियम, बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैंने क्या किया, एक मेटल की शीट ली, यहाँ पे रखी इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसके सामने मैंने यहाँ पे एक हीटर को जला दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये यहां से रेडिएशन को एमिट कर रहा है, और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बट मीडियम को आप बीच में कहीं भी टच करो, कहीं भी आपको कोई भी गर्माहट नहीं मिलेगी। आपको गर्माहट कहाँ मिल रही है, टेम्परेचर रेस कहाँ हो रहा है, यहाँ। दैट मीन्स जो बीच का मीडियम है वो रेडिएशन से, या रेडिएशन का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगली बात, सर एक रेडिएशन, बार और समझाओ। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर मैं इस जगह पे हीटर या ब्लोअर को लगाता हूं तो क्या होगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसको मिली, ये यहाँ से रेडिएट करना स्टार्ट करेगा, रेडिएट करना स्टार्ट करेगा, तो थोड़ी देर के बाद इससे कुछ डिस्टेंस पे अगर मैंने मेटल की शीट रखी है तो ये क्या कैसे हो जाएगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इस रेडिएशन ने इसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया। अब अगर मैं बीच के एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो बीच के एटमॉस्फेयर में आप कहीं भी ऐसे हाथ को फैलाओ, आपको कोई गर्माहट नहीं मिलेगी, कि मिलेगी, आपको गर्माहट कहाँ मिल रही है, आपको इस शीट पे मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये मीडियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात, यस रेडिएशन सर। मीडियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब कब इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट आपकी दो जगह पड़ती है, वो आपने दोनों इससे पहले पढ़ लिया है। आपने सॉलिड में ये देखा था, सर रेडिएशन जो होता है सर वो राइज ऑफ टेम्परेचर में ही हेल्प करता है। हाँ। अब देखो ये जो आपका कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, वो देखो मीडियम पे इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है ना, सॉलिड फिर फ्लूइड। अब हम पढ़ रहे हैं गैस, गैस में कैसे होता है रेडिएशन, मीन्स एज अ पार्टिकल, फोटोन, पार्टिकल भी नहीं, फोटॉन्स हम कहेंगे, तो वो कभी भी मीडियम पे इफेक्ट नहीं डालता। थर्ड केस, रेडिएशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा है कि कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें हम, एफ, एफ इज प्रपोर्शनल टू 1/r², पढ़ा है ना। या आप ऐसा कह सकते हो कि एफ से जो इंटेंसिटी निकली थी ई इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ भी ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे आप अर्थ के रेडियस से दूर जा रहे थे वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली ये घटता जा रहा था। बात समझ में आ रही है, इस लॉ को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ भी सेम फिनोमिना होती है, जैसे जैसे हम किसी भी
थर्मली रेडिएटेड ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे, वैसे वैसे उसके रेडिएशन की वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी 1/r² की रेट से घटती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक लॉज हैं, 8 पॉइंट है जिन पे रेडिएशन डिपेंड करता है, जिसमें आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट और आपका ये 5th पॉइंट और 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग डिस्कस, और ये 6th पॉइंट भी कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। तो ये सारी तो समझ में आ गई, अब हम 5th को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़ दिया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसकी बात करते हैं। हमने एक मेटल की शीट ली, हमने एक मेटल की शीट ली, और इस पे हमने रेडिएशन को इंसिडेंट किया, तो क्या होगा, यहां से कुछ, अब मैं थोड़े से और भी बना दे रहा हूं, यहां से कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। हमने कहा ये एक पार्ट ये रहा, और ये एक पार्ट ये ट्रांसमिट हो गया, और यहां से बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक और मैं बना देता हूं, एक ये और एक ये दोनों यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कितनी लाइनें ली हैं, 1 2 3 4 5, मैंने 2 को ट्रांसमिट कराया है, 2 को रिफ्लेक्ट कराया है, एक कहाँ गया, तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इस मेटल में वो रेडिएशन कहाँ गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो इन 3 के बिहाफ पे 3 तरीके की क्वांटिटी बनी है। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्टेंस, दूसरी क्वांटिटी जो आपकी यहां से बनती है उसे कहते हैं हम ट्रांसमिटेंस, और एक लास्ट जो है वो है आपका एब्जॉर्बटेंस। ये 3 तरीके की क्वांटिटी आपको मिलती है। अब अगर, समझना बात को, अगर 100%, हमने कहा जो इंसिडेंट लाइट है वो आपकी 100% है, तो ये 100% इन तीनों में इक्वली अमाउंट में या फिर अनइक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो डिफाइन कैसे किया गया, आर को डिफाइन किया गया एनर्जी रिफ्लेक्ट अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, ऐसे ही ट्रांसमिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया, एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन किया गया, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, R प्लस T प्लस A, इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। मतलब अगर ये 40% आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40
दैट मीन्स आर हो चाहे टी हो चाहे ए हो, सबकी वैल्यू 1 से कैसी आने वाली है, छोटी होने वाली है। लेकिन अगर मैं वॉल की बात करूं, फॉर वॉल, तो आपको पता है वॉल कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करता, वो एज अ इंसुलेटर होता है। आपने ये बात इससे पहले कंडक्टिविटी में पढ़ी थी। तो अगर वो ट्रांसमिट नहीं करेगा तो वॉल के लिए आप कह सकते हो R प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है ना, ये आपको न्यूमेरिकल में काम करेगा। ठीक, अब इन तीनों के बाद जो अगली फिनोमिना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं हम इमिसिविटी। इमिसिविटी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी कितना एमिट कर पा रहा है, वो जो क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं इमिसिविटी। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये हमारा एक मेटल शीट है या एक ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर T है, मींस टेम्परेचर थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, देन पर यूनिट एरिया, समझना ध्यान से, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड निकलने वाले रेडिएशन को हम इमिसिविटी कहते हैं। मतलब एनर्जी इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इमिसिविटी कहेंगे। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होनी चाहिए, इसकी वेवलेंथ आपने इससे पहले पढ़ा है कि कोई भी रेडिएशन होगा तो उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 के बीच में। ठीक है ना, इस मीटर के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इसके वेवलेंथ की, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं येलो लाइट की लाइट को किसी फिल्म पे या किसी शीट पे इंसिडेंट करा रहा हूं, तो वेवलेंथ क्या डिफरेंट होगी सबकी या एक होगी, उस रेंज में कितने पार्टिकल आ रहे होंगे, कितने रेज इंसिडेंट कर रही होंगी, एक, सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो उन सबकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, एक ही होगी, लेकिन उसकी रेंज कुछ ना कुछ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, इसे डिनोट करते हैं हम ई लैम्डा से। क्यों, क्योंकि लैम्डा उसका क्या होता है, फिक्स होता है। इमिसिविटी आपका ई लैम्डा होता है। अब जरा ध्यान देना, मैं समझाता हूं कि मैंने माना कि कोई एक वेवलेंथ है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, उसकी वैल्यू मिल रही है हमें 531 या 537, इतनी मिल रही, इतना मीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो रेंज है ना, इसका रेंज हम डिफाइन करते हैं लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस हाफ। मतलब अगर मैं बोलूं कि 536.5 टू 537.4, तो इसके बीच में ही यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 537.0। हाँ या ना बच्चे, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये जो वेवलेंथ है ये इस रेंज की वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमें एमिसिविटी की वैल्यू मिल रही है, या इसे हम
इमिटेंस भी कहते हैं, इसे हम इमिटेंस भी कहते हैं। तो जो इमिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो किसी ना किसी वेवलेंथ के रेंज से मिलेगी। इस रेंज को हम इसके साथ ले लेते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वेवलेंथ से कितनी एनर्जी निकल रही है, ई लैम्डा। ये देखो एक सिंगल वेवलेंथ से, तो डी लैम्डा वेवलेंथ से कितनी निकलेगी, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, होगा ना। तो यही हमारी इमिटेंस की वैल्यू मिल जाती है। इसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, इमिटेंस E इज इक्वल टू, इमिटेंस या इमिसिविटी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। अब देखो बच्चे, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। सिंपली मिनिमम वेवलेंथ की मिनिमम लिमिट कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, जो वेवलेंथ की रेंज होगी, इनफाइनाइट। इसी के बीच में ही तो सारी वेवलेंथ आएगी। तो हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये मिल जाता है हमें इमिटेंस का फॉर्मूला। सॉरी, समझ में आया बच्चों, समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। अब जरा इसकी Yes, sir. यूनिट बता दो अगर समझ में आ गया है तो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जूल, पर मीटर स्क्वायर मतलब -2, सेकेंड -1। इसका एक और यूनिट आप लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट। तो वॉट मीटर -2। तो चाहे आप इसे समझो चाहे आप इसे समझो, तो यहां से इसकी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो डायमेंशन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग निकाल के मुझे नेक्स्ट टर्न पे बताओगे। इसका डायमेंशन निकल आएगा ना भाई। वॉट का मतलब कितना, चलो बता दो, चलो मैं निकाल देता हूं। वॉट मीन्स ml स्क्वायर t-3, ml स्क्वायर t-3 अपॉन मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई, mt-3। ये मिल गई हमें एमिटेंस की डायमेंशन। ठीक है, अब अगली क्वांटिटी देखो, वॉट बोलो या जूल पर सेकेंड बोलो, जूल पर सेकेंड भी आप करते हो तो जूल की क्या होती है, ml स्क्वायर t-2 पर सेकेंड। तो ये t जाके इसको क्या कर देगा, -3। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब अगली बात आती है इसकी इमिटेंस। सर हमने हाँ सर इसमें ये जो डायमेंशन और यूनिट है वो ई लैम्डा की है, ई लैम्डा की है ना, हाँ या हाँ ई की है? ये लैम्डा की है। ओके।